बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? बढ़िया से पेपर की तैयारी चल रही है? ठीक है, फोड़ कर आने वाले हो ना? ठीक है, चलो। तो बच्चों, हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स का पोर्शन करने वाले हैं। हम कौन सा करने वाले हैं? इकोनॉमिक्स का पोर्शन करने वाले हैं, जो कि आपका जो सेक्शन डी होने वाला है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां से क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के सारे जरूर इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। अगर आपने अभी तक के हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के वीडियोस को नहीं देखा है, उनके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आप देख लेना, क्योंकि वो भी मैंने बहुत सारे मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करवा रखे हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, 10 सालों से पेपर में बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं। आप किसी भी पेपर को उठा लेना और उठाकर आप देख लेना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस बार के पेपर में भी बेटा आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं 5 मार्क्स में। ठीक है ना? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर से उन तीनों वीडियो को भी वॉच कर लेना। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इकोनॉमिक्स के पोर्शन को। तो पहला क्या बोल रहा है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताने हैं आपको। बेरोजगारी हमें क्या करना है? देश से दूर करना है, तो उसके कुछ उपाय बताने हैं। तो देखिए कि बेरोजगारी आज भारत की सबसे गंभीर और आर्थिक समस्याओं में से एक है। ठीक है, जाहिर सी बात है ना कि भाई भारत की सबसे ज्यादा गंभीर समस्या क्या है? बेरोजगारी है। जब किसी व्यक्ति के पास काम करने की क्षमता और इच्छा होने के बावजूद उसे रोजगार नहीं मिलता, तो उसको हम बेरोजगारी कहते हैं। देखो, मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है, ठीक है ना, कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के पास काम करने की क्षमता हो और उसकी इच्छा हो, और उसकी इच्छा के बावजूद भी उसे रोजगार ना मिले, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बेरोजगारी बोलते हैं। बढ़ती जनसंख्या, कौशल विकास की कमी और औद्योगिक विकास की धीमी गति इसके प्रमुख कारण है। भाई, बेरोजगारी के क्या कारण है? जनसंख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, कौशल की लोगों के अंदर स्किल्स की कमी आ रही है, औद्योगिक विकास की जो गति है वो काफी धीमी है। इसलिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। तो आइए हम दूर करते हैं आपके, ठीक है, बेरोजगारी को। पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए? ठीक है, ये तो आपका इंट्रो था, ठीक है ना। आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, पहले इंट्रो देना है, फिर उसके बाद पॉइंट आपको लिखने हैं। तो देखिए, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने से बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? जब हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे और स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो क्या होगा? बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। सरकार को ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि व्यावसायिक और तकनीकी कौशल भी प्रदान करे। ठीक है, तो हमारा सरकार से रिक्वेस्ट है कि सरकार क्या करे अपने स्कूलों में, ठीक है ना, ऐसे कार्यक्रम को भी लागू करे जो शिक्षा से हटकर हो, यानी कि व्यावसायिक तकनीकों पर, ठीक है, व्यावसायिक चीजों पर भी क्या करे सरकार बच्चों को फोकस करवाए। ठीक है ना, सैद्धांतिक तौर पर करवाए, लेकिन सरकार क्या करे? व्यावसायिक और तकनीकी कौशल भी क्या करे? बच्चों को, छात्रों को स्कूल में प्रोवाइड करवाए। इससे युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण करवाना चाहिए, आईटी, ठीक है, मशीन संचालन करवाना चाहिए। अन्य तकनीकी प्रशिक्षण से युवाओं को आसानी से नौकरी मिल सकती है। तो शिक्षा और कौशल में सैद्धांतिक के अलावा तकनीकी ज्ञान भी देना चाहिए। बात करते हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ठीक है ना, सरकार को क्या करना चाहिए? जो छोटे मोटे जो उद्योग है, ठीक है ना, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि यही छोटे मोटे उद्योग क्या करते हैं? गांव के अंदर बहुत सारे लोगों की जीविका का क्या है? साधन है। लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर अधिकार रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। जब सरकार क्या करेगी? लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगी, तो इससे क्या होगा? रोजगार पैदा होगा। ठीक है, सरकार को इन उद्योगों के लिए सस्ती ऋण सुविधाएं देनी चाहिए। ठीक है, लोगों को सस्ते कम ब्याज पे ऋण देने चाहिए। आधुनिक मशीनें और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने चाहिए। सरकार को कहना चाहिए जो आधुनिक मशीनें हैं और जो प्रशिक्षण है, यानी कि ट्रेनिंग है, ये भी करवाने चाहिए। उदाहरण के लिए हस्तशिल्प, हथकरघा, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? लघु उद्योगों पर, कुटीर उद्योगों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आइए, कृषि क्षेत्र का विकास करना चाहिए सरकार को। तो भारत में बड़ी संख्या में लोग कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि का विकास बेरोजगारी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार को सिंचाई सुविधाएं, उन्नत बीजें, आधुनिक तकनीकें और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है ना,
कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सिंचाई के लिए नई नई तकनीकें लेकर आना चाहिए, उन्नत बीजें लेकर आना चाहिए, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या कहते हैं जो कृषि आधारित उद्योग हो उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार उत्पन्न होंगे। नए उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देना, ठीक है, नए उद्योगों को और निवेशों को क्या करना, बढ़ावा देना। देश में नए उद्योग स्थापित करने और विदेशी तथा घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने से रोजगार के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, नए नए उद्योग लगाने चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नए नए उद्योगों में। इससे क्या मिलेगा, जब नए नए उद्योग लगेंगे तो लोग क्या करेंगे, काम पे जाएंगे, जब काम पे जाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार को औद्योगिक नीतियों को सरल बनाकर उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, औद्योगिक नीतियों को सरल बनाकर उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए स्वरोजगार प्रोत्साहन, ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए, ठीक है, सरकार को करना चाहिए स्वरोजगार प्रोत्साहन करना चाहिए। सरकार को युवाओं को अपनी व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, यानी कि अपना जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं, ठीक है, युवा, ठीक है, अपना जो भी इनोवेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको प्रोत्साहित कौन करे, सरकार करे। इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए, ऋण कम मतलब कि ब्याज कम से कम लिया जाए, ठीक है, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। उदाहरण के लिए छोटे व्यापारी, स्टार्टअप और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार को अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। अगर सरकार क्या करे, स्वरोजगार यानी कि स्टार्टअप को बढ़ावा दे तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी खत्म होगी। आइए निष्कर्ष में क्या लिखोगे, तो इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास, औद्योगिक विकास और कृषि सुधार, स्वरोजगार को बढ़ावा देना अत्यंत क्या है, आवश्यक है। अगर हमें बेरोजगारी को खत्म करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए, उद्योगों का विकास करना चाहिए, कृषि में सुधार करना चाहिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। यदि सरकार और समाज मिलकर इन दोनों उपायों को लागू करे तो बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है और देश का आर्थिक विकास बहुत तेजी से होगा। केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, ठीक है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है इन सब चीजों को करने के लिए। ठीक है, समझ में आया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों की समीक्षा कीजिए। आपको क्या करना है, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में बताना है। तो आपको पता है, ठीक है ना, कि परिचय में क्या लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे परिचय के अंदर अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है बल्कि लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है ना, तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है बल्कि इसमें लोगों को सेवाएं दी जाती है। यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास के लिए काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से आपको पहले क्या लिखना था, इंट्रोडक्शन लिखना था। आइए बात करते हैं तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती है। तो परिवहन सेवाएं आती है। तृतीय क्षेत्र में परिवहन की सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। परिवहन के माध्यम से वस्तु और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बस, रेल, ट्रक, जहाज, हवाई जहाज जैसी सेवाएं व्यापार और उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता करती है। इसके अंदर संचार सेवाएं आ जाता है, परिवहन आता है तो संचार, परिवहन के बाद क्या था, संचार सेवाएं भी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं। ठीक है, इसके माध्यम से लोगों तक सूचना और संदेशों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के रूप में टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, डाक सेवा हो गया, ईमेल हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। बैंकिंग और सेवाएं की बात करते हैं तो बैंकिंग और सेवाएं भी तृतीय क्षेत्र के अंदर आती है। तो बैंकिंग और बीमा सेवाएं भी तृतीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग है। बैंक लोगों को धन जमा करने, ऋण देने और भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। यह बीमा कंपनियां जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए बीमा सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य भी किसके अंदर आ जाता है, आपका तृतीय क्षेत्र के अंदर आ जाता है। तो व्यापार और वाणिज्य भी तृतीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। ठीक है, व्यापारी वस्तुओं को उत्पादकों से खरीदकर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ठीक है ना, तो व्यापार और वाणिज्य भी किसके अंदर आते हैं, आपके तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य भी किसमें आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी तृतीय क्षेत्र में शामिल है। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, जबकि अस्पताल और क्लिनिक लोगों की स्वास्थ्य देखभाल करता है। ये सेवाएं समाज के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, इस प्रकार तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है जो लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं क्या करता है, प्रदान करता है। परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं न केवल लोगों के लिए जीवन को आसान बनाती है बल्कि देश के आर्थिक विकास को भी महत्वपूर्ण योगदान
देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ठीक है ना, तो बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह SHG, ठीक है, SHG की महत्वपूर्ण भूमिका बताइए। ठीक है, गांव के अंदर स्वयं सहायता समूह की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और मैं बोल दूं कि ये स्टार मार्क है, ये जो क्वेश्चन है ये स्टार मार्क है, ये क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, ऐसे छोटे समूह होते हैं जिनमें सामान्यतः 20 से लेकर 10 से 20 सदस्य होते हैं। ये सदस्य अपनी बचत को इकट्ठा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसी धन से समूह के सदस्य को ऋण भी प्रदान करते हैं। तो स्वयं सहायता समूह क्या होता है, जिसके अंदर 10 से 12 लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बचा कर रखते हैं और आवश्यकता पड़ने वाले किसी भी सदस्य को दे दिया जाता है। ठीक है, और बदले में उससे ब्याज लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह लोगों के आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बात करते हैं तो स्वयं सहायता समूह की क्या क्या चीजें हैं। तो बचत की आदतों को बढ़ावा देता है। स्वयं सहायता समूह क्या करता है, लोगों के अंदर, ठीक है, सेविंग्स के, ठीक है, एबिलिटी देता है। स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। इस बचत को एक सामूहिक कोष में जमा किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए समूह के सभी सदस्य हर महीने कुछ जमा राशि करते हैं जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने वाले धन का उपलब्ध हो सके। तो ये क्या करता है, बचत की आदत को बढ़ावा देता है। स्वयं सहायता समूह के अंदर जो सदस्य शामिल होते हैं वो सदस्य अपनी आमदनी का कुछ पैसा बचाते हैं और इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और जिस व्यक्ति को जरूरत होती है उसको ब्याज पे दे दिया जाता है। ठीक है, सस्ते ऋण की सुविधा, ठीक है ना, सस्ते ऋण की सुविधा। स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करता है। देखिए होता क्या है, इसके अंदर जो 10-20 सदस्य हैं वो अपने पैसे जमा करते हैं, पैसा जमा करके वो इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके जिसको भी जरूरत होती है ना उसको ब्याज पे दे दिया जाता है। लेकिन जो ब्याज की जो दरें होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, बैंक से ब्याज की दरें थोड़ी सी क्या होती है, सस्ती होती है। ये फायदा होता है स्वयं सहायता समूह में। इससे गरीब लोगों को साहूकारों से ऊंचे ब्याज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना, इससे लोगों को साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर नहीं, ठीक है, ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए किसान या मजदूर इस ऋण का उपयोग खेती, व्यापार और घरेलू जरूरतों के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना, घरेलू जरूरतों के लिए क्या करते हैं, ये करते हैं। आइए, स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या करती है, स्वरोजगार, अपना स्टार्टअप खोलने में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, SHG के माध्यम से ग्रामीण लोगों को छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए अवसर मिलते हैं, जैसे कि डेयरी, सिलाई, हस्तशिल्प, सब्जी उत्पादन, अन्य छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता करती है। इससे लोगों की आय बढ़ती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। महिलाओं को सशक्त करता है। स्वयं सहायता समूह क्या करता है, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूह में अक्सर महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है। ठीक है ना, जो SHG है, ठीक है, SHG, उसके अंदर महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी है। पुरुष कम दिखेंगे, महिलाएं ज्यादा दिखेंगी। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक निर्णय लेने और आत्मनिर्भर बनने में क्या होती है, सक्षम होती है। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति भी मजबूत होती है। ठीक है, बैंकों से जुड़ाव और आर्थिक विकास। ठीक है, जो स्वयं सहायता समूह होता है उसका बैंकों से जुड़ाव होता है और क्या करता है, लोगों का आर्थिक विकास करता है। स्वयं सहायता समूह बैंकों से भी जुड़ते हैं। ठीक है, बैंकों से भी क्या करते हैं, जुड़ते हैं और उनसे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इससे ग्रामीण लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिलता है और आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि होती है। तो ये भी लोग पैसा कहां से लेकर आते हैं, जब इसमें पैसा नहीं होता है तो ये भी बैंकों से लेकर आते हैं। ठीक है ना, किससे लेकर आते हैं, बैंकों से। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, इस प्रकार स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बचत को बढ़ावा देता है, सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान करता है, स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है और महिलाओं को सशक्त करता है स्वयं सहायता समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और मैं बोलूं ये भी स्टार मार्क है आपका, ये क्वेश्चन भी क्या है आपका, स्टार मार्क है। ठीक है ना, चलिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, ठीक है, RBI के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। यह देश की बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करता है और मुद्रा और ऋण प्रणाली का संचालन करता है। ठीक है, मुद्रा और ऋण प्रणाली का क्या करता है, संचालन करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर और सुचारू रूप से चलाने में रिजर्व बैंक क्या करता है, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए इसके कार्य देखते हैं। तो मुद्रा जारी करता है, रिजर्व बैंक क्या करता है, मुद्रा को जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य कार्य देश में कागजी मुद्रा की जारी करता है। ये केवल कागजी मुद्रा जारी करता है। क्या जारी करता है, कागजी मुद्रा।
आरबीआई के अलावा कोई अन्य संस्था नोट जारी नहीं कर सकती है। कागज की मुद्रा जारी कौन करता है? आरबीआई। उदाहरण के लिए 10, 50, 100, 200, 500 आदि के नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करती है, ठीक है ना। लेकिन जो सिक्के होते हैं वो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। जो सिक्के होते हैं वो किसके द्वारा जारी होता है? गृह मंत्रालय के द्वारा। बैंकों का नियंत्रण और निगरानी करता है। आरबीआई देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक नियमों के अनुसार कार्य करे और लोगों के धन की सुरक्षा भी बने रहे। तो यह बैंकों पर क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके लिए आरबीआई समय समय पर दिशा निर्देश नियम क्या करता है? बैंकों के लिए जारी करता है कि बैंकों को, ठीक है, बैंकों के ऊपर कैसे कंट्रोल करता है। ये समय समय पर कुछ ना कुछ नियम लेकर आता रहता है बैंकों के लिए। सरकार का बैंक और सलाहकार है, ये सरकार का बैंक है और सलाहकार भी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार का बैंक है और वित्तीय सलाहकार भी है। भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार को जो भी सलाह देनी होती है वो ये देता है। यह सरकार के धन प्रबंधन करता है, सरकारी भुगतान और प्राप्तियों को संभालता है तथा आर्थिक नीतियों के संबंध में सरकार को सलाह भी देता है, ठीक है। ऋण और ब्याज की दरों को नियंत्रित करता है। जो भी ब्याज की जो दरें होती है, जो पैसा आप उधार ले रहे हो उसके ऊपर बैंक कौन सा कितना इंटरेस्ट लेगी, ये सब कौन करता है? ये सब कौन निर्धारित करता है? तो आरबीआई करता है। आरबीआई देश में ऋण की मात्रा और ब्याज दर को नियंत्रित करता है। जब अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई ब्याज दर बढ़ा देता है, ठीक है। जब महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दर क्या कर देगा? बढ़ा देगा, जिससे लोग क्या करेंगे? कम से कम कर्जा लेंगे, ठीक है, ताकि ऋण कम लिया जाए। इसके विपरीत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दर भी क्या करता है? घटा भी सकता है, ठीक है ना। तो ब्याज दर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बैंकों का अंतिम ऋणदाता, बैंकों को भी उधार कौन देता है? तो आरबीआई देता है। बैंकों से उधार कौन लेता है? हम लेते हैं। और बैंक किससे उधार लेता है? तो आरबीआई से लेता है। जब किसी बैंक को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है तब आरबीआई उसे ऋण प्रदान करता है। इससे बैंकिंग प्रणाली भी स्थिरता बनी रहती है और लोगों को बैंकों पर क्या रहता है? विश्वास बना रहता है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली का प्रमुख नियामक है। यह मुद्रा जारी करने, बैंकों को नियंत्रित करने और सरकार को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और ऋण प्रणाली को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण कार्य करती है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मुद्रा के आधुनिक रूपों ने किस प्रकार मानव जीवन को सरल कर दिया। जो मुद्रा के आधुनिक रूप है, आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? ठीक है, कमेंट करके बताओ। अभी आधुनिक समय में बेटा मुद्रा के लिए क्या क्या आप इस्तेमाल कर रहे हो? दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो बता रहा है कि मुद्रा का जो आधुनिक रूप है उसने क्या किया है? लोगों के दैनिक जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और काफी ज्यादा सरल बना दिया है। तो देखिए परिचय क्या लिखोगे? प्राचीन समय में लोग वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तु से वस्तु लेते थे, देते थे। इसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी, जिससे कई कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। आधुनिक समय में मुद्रा के विभिन्न रूप है, जैसे कि कागज के नोट है, सिक्के हैं, चेक है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डिजिटल भुगतान है, यूपीआई है, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें क्या कर रहा है? जो बार्टर सिस्टम में जो कठिनाइयां होती थी उन सभी कठिनाइयों को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। ठीक है, लेन देन को सरल बनाता है। ठीक है, जो आधुनिक जो मुद्रा है वो क्या कर रहा है? लेन देन को काफी ज्यादा सरल बना रहा है। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों ने वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। अब लोगों को वस्तुओं को बदलने वस्तु देने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति बाजार से कपड़े खरीदना चाहता है तो वह पैसे या डिजिटल भुगतान के माध्यम से आसानी से क्या कर सकता है? खरीद सकता है। अब उस व्यक्ति को कपड़े के बदले कुछ देना नहीं पड़ेगा, बल्कि पैसा ही देना पड़ेगा। ठीक है, समय और श्रम की बचत करता है। तो आधुनिक मुद्रा के प्रयोग से लेन देन में काफी कम समय लगता है और श्रम की बचत करता है। लोग मोबाइल फोन या कार्ड के माध्यम से सेकंडों में भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय यूपीआई या डेबिट कार्ड से तुरंत भुगतान कर देते हैं। सुरक्षित लेन देन होता है। ठीक है ना, आधुनिक मुद्रा का क्या है? सुरक्षित लेन देन। डिजिटल भुगतान और बैंकिंग प्रणाली के कारण लेन देन अधिक सुरक्षित हो गया है। लोगों को अधिक नगद धन रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे चोरी या खोने की खतरा कम हो जाती है। ठीक है, अब बैंकों ने क्या किया? बहुत ज्यादा सुरक्षा दे दिया है, तो इसलिए लोग अपना पैसा कहां पे रखते हैं? बैंकों में रखते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के लिए बैंक खाते और मोबाइल वॉलेट के माध्यम से सुरक्षित भुगतान किया जा सकता है। दूरस्थ लेन देन की सुविधा है। ठीक है, दूरस्थ लेन देन की, कहीं मान लो तुम्हें कहीं अमेरिका के लिए तुम्हें क्या करना है? पैसा ट्रांसफर करना, तो तुम आसानी से आधुनिक मुद्रा के माध्यम से कर सकते हो। मुद्रा के आधुनिक रूपों से दूर बैठे लोगों के बीच भी आसानी से भुगतान किया
जा सकता है। अब लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश भी आसानी से पैसे को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने परिवार को मोबाइल या बैंकिंग के माध्यम से तुरंत क्या कर सकता है, पैसे भेज सकता है। व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, क्या, व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो आधुनिक मुद्रा प्रणाली ने व्यापार और उद्योगों के विकास को काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया है। व्यापारियों और कंपनियों बैंकिंग तथा डिजिटल भुगतान के माध्यम से बड़े स्तर पर व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। इससे आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी आई है, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, इस प्रकार मुद्रा के आधुनिक रूपों ने मानव जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है, ठीक है। इससे लेन देन आसान, सुरक्षित और तेज हो गया है। साथ ही व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। इसलिए ठीक है, आधुनिक मुद्रा प्रणाली आज के समय में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ग्रामीण क्षेत्र आज भी साख के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है। कथन की व्याख्या कीजिए। जो गांव के जो लोग हैं वो उधार के लिए अनौपचारिक चीजों पर ही निर्भर है। अनौपचारिक चीजें जैसे कि किसी रिश्तेदार से ले लेना, साहूकार से ले लेना, जमींदार से ले लेना, अपने भाई से ले लेना, ये क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र है, ये अनौपचारिक है। तो गांव में लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अनौपचारिक का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि क्या बैंक का, ठीक है, चक्कर लगाए, ठीक है, चप्पल घिस जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के रिश्तेदार से ही ले लेते हैं। तो चलिए, साख क्रेडिट का अर्थ किसी व्यक्ति या संस्था को भविष्य में वापस करने का शर्त या धन उधार देना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, साख का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, दो पक्षों के बीच में एग्रीमेंट, कि आपने एक लेने वाले और एक देने वाले में एग्रीमेंट हो गया कि आने वाले समय में तुम क्या कर दोगे, मेरा पैसा तुम लौटा दोगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, साख बोलेंगे। साख का मतलब क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें यह होता है समझौते के अंदर कि वो व्यक्ति क्या करेगा, उसके पैसे को लौटा देगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, साख कहते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में साख के दो मुख्य स्रोत हैं, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक वही है बैंकों वाला और अनौपचारिक वही है साहूकार वाला। औपचारिक क्षेत्र में बैंक, सहकारी समितियां शामिल है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार और मित्र शामिल होते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग साख के अधिकतर अनौपचारिक स्रोतों का ही क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है ना। गांव में क्या है, लोग अनौपचारिक चीजों का ही प्रयोग है। बैंकों की सीमित पहुंच है, ऐसा क्यों है, अनौपचारिक पे क्यों है, तो बैंक हर गांव में बैंक नहीं है, गांव में हर जगह बैंक नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। कई गांव में बैंक शाखाएं दूर होती है, लोगों को बैंकिंग प्रक्रियाओं की जानकारी कम होती है। इस वजह से लोग किससे उधार लेते हैं, अनौपचारिक तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। इस कारण ग्रामीण लोग साहूकारों और स्थानीय व्यापारियों से क्या कर लेते हैं, ऋण उधार ले लेते हैं। आइए, आसान और त्वरित ऋण, ठीक है। ये जो अनौपचारिक जो है ना, इसमें ये आसानी से मिल जाता है। गए 2-4 बोला, बाबूजी हमें पैसा दे दीजिए उधार, हम आपको लौटा देंगे, मिल गया। लेकिन औपचारिक में क्या होता है, आपको 4 दिन चक्कर लगाना पड़ेगा बैंक का, ठीक है। लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि ये आसान होता है और त्वरित ऋण होता है। अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। साहूकार बिना अधिक कागजी प्रक्रिया के ही तुरंत पैसा दे देता है। उदाहरण के लिए किसान को अचानक खेती के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर वह तुरंत किसके पास चले जाता है, साहूकार के पास चले जाता है। जमानत की समस्या, तो औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने के लिए अक्सर जमानत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, जमानत की। गरीब किसान और मजदूरों के पास जमानत देने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बैंक में जाओगे पैसा लेने ना औपचारिक स्रोत में, तो आपको जमानत देना पड़ेगा, आपको सार्थक ऋण आधार देना पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना। कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। लेकिन अनौपचारिक में गिरवी ना रखो तो भी आपको मिल जाता है। इस कारण बैंक और ऋण नहीं ले पाते हैं और अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर रहते हैं। उच्च ब्याज दर की समस्या, बैंकों का जो होता है वो उच्च ब्याज दर होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बोला कि अनौपचारिक क्षेत्र से लिया गया ऋण अक्सर बहुत ऊंची दर पर होता है, ठीक है ना। जो ऊंची ब्याज दर की समस्या है, ठीक है ना। इससे गरीब लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति और क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है। आइए, सरकारी प्रयास, ठीक है। सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक साख को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए बैंकों की शाखाएं बढ़ाना, सरकारी समितियां स्थापित करना, स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देना। तो इस वजह से क्या है, लोग अभी भी किसके ऊपर डिपेंड है, अनौपचारिक पे। सरकार बस प्रयास ही कर रहा है, प्रयास ही करते रह जाएंगे ये लोग, ठीक है। आइए, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग आज भी साख के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों पर ही निर्भर है, क्योंकि यह बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ऊंची ब्याज दर के कारण उनके लिए हानिकारक भी हो सकता है, लेकिन यह मिल जाता है आसानी से। इसलिए आवश्यक है कि सरकार औपचारिक बैंकिंग सुविधाएं विस्तारित करे ताकि ग्रामीण लोग सस्ते और सुरक्षित ऋण को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति के सुधार के बारे में बताना है। जो असंगठित क्षेत्र का होता है, देखो दो होता है, एक संगठित होता है, एक ऑर्गेनाइज होता है, एक नॉन ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है ना। एक होता है अनऑर्गेनाइज, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज संगठित क्षेत्र, एक होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या होता है, जो सरकार संभालती है। संगठित क्षेत्र कौन सा होता है, जो सरकार के द्वारा संभाला जाता है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है, जो निजी कंपनियों के द्वारा संभाला जाता है। तो इस असंगठित क्षेत्र में क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है उसके बारे में हमें बताना है। तो आइए बात करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां श्रमिकों को स्थायी नौकरी, निश्चित वेतन और सामाजिक सुरक्षा, कानूनी संरक्षण नहीं मिलता है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को स्थायी नौकरी नहीं मिलती है, जब चाहे तब निकाल दिया। निश्चित वेतन नहीं मिलता है, कभी कम वेतन दिया कभी ज्यादा वेतन दिया। सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है और कानूनी संरक्षण भी नहीं मिलता है। भारत में बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार आदि। इसलिए श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी उपाय आवश्यक है, ठीक है। तो असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से, मजदूर है, घरेलू कामगार है, ठीक है, घर बनाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, छोटे दुकानदार, ये सब किसमें, असंगठित क्षेत्र में है। न्यूनतम वेतन का सुनिश्चित करना, तो हमें क्या सुधार करना चाहिए, इनका एक वेतन को फिक्स कर देना चाहिए कि देखिए भैया आप इतना काम करेंगे तो आपको इतना वेतन मिलेगा, ठीक है। तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिले, कम से कम वेतन तो इतना तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए श्रम कानूनों को सही ढंग से पालन करना जरूरी है, ठीक है। उदाहरण के लिए निर्माण कार्य या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को तय वेतन से कम भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। जो फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उससे, फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका जो भी पैसा निर्धारित कर दिया गया उससे कम नहीं देना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कर देनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करनी चाहिए, जैसे कि ठीक है, बीमा हो गया, पेंशन हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, ठीक है, इन सबको शामिल करना चाहिए। इससे श्रमिकों को कठिन परिस्थितियों में भी आर्थिक सहायता मिल सकेगी, ठीक है। कार्य की सुरक्षित और बेहतर परिस्थितियां, कार्य को सुरक्षित कर दिया जाए कि भाई तुम्हारा काम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और बेहतर परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, स्वच्छ वातावरण में आप काम करोगे। श्रमिकों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण या स्वच्छता और उचित कार्य समय के लिए सुनिश्चित कर देना चाहिए। तो क्या और क्या सुधार करना चाहिए, तो श्रमिकों को सुरक्षा देनी चाहिए, उन्हें एक स्वस्थ वातावरण देना चाहिए, उन्हें स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ जो उचित पोषण है वो देना चाहिए। उदाहरण के लिए निर्माण कार्य में हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए। मान लीजिए, ठीक है ना, कोई क्या कर रहा है, माइनिंग में काम कर रहा है तो उसके पास सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है। आइए, कौशल और विकास का प्रशिक्षण करना चाहिए, ठीक है, कौशल और विकास का क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। श्रमिकों को नई तकनीकों और कार्यों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है, इससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। उदाहरण के लिए सिलाई हो गया, कंप्यूटर हो गया, तकनीकी प्रशिक्षण हो गया, उनकी आय में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, सरकारी निगरानी और कानूनों का पालन। तो सरकार, ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या, सरकार की निगरानी होनी चाहिए संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्रों पर, और कानूनों का पालन करवाना चाहिए। जो भी मालिक है उसका कानून का पालन करवाना चाहिए। तो सरकार को असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े नियम और निगरानी करनी चाहिए। यदि नियोक्ता श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या लगोगे, इस प्रकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों के कौशल विकास और सरकार की निगरानी अत्यंत आवश्यक है। इन उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने से श्रमिकों को जीवन स्तर बेहतर होगा और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनेगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। आपको जीडीपी के बारे में बताना है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो चलिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापने का एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को हमें क्या करना है, मापना है, तो उसकी हम जीडीपी देखेंगे। क्या देखेंगे, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का एक प्रकार की मापन विधि है, ठीक है। यह एक निश्चित समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में, जब एक वर्ष खत्म हो जाएगा, देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को निर्धारित करता है। यह क्या करता है,
एक देश में एक वर्ष के अंदर, ठीक है, कितनी वस्तुएं निर्मित हुई, ठीक है, अंतिम वस्तुएं कितनी निर्मित हुई और कुल कितनी सेवाएं दी गई, इनके मूल्य को निर्धारित करता है। जीडीपी के माध्यम से यह पता चलता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी विकसित हो रही है। ठीक है, चलिए, तो सभी क्षेत्रों के उत्पादन का मूल्य जोड़ना, तो जीडीपी की गणना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी क्षेत्र हैं उसके जो उत्पादन का जो अंतिम मूल्य है उसको जोड़ना। तो जीडीपी की गणना करने के लिए अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र को, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है ना, तीनों क्षेत्रों में जो भी वस्तुएं उत्पादित और सेवाएं उत्पादित की गई है उन्हें जोड़ा जाता है। इससे यह पता चलता है कि किसी देश में कुल कितना उत्पादन किया गया है। उदाहरण के लिए यदि प्राथमिक क्षेत्र में 100 का उत्पादन हुआ है, द्वितीय क्षेत्र में 200 का उत्पादन हुआ है और तृतीय क्षेत्र में 300 का उत्पादन हो गया, तो कुल कितना जीडीपी हो गया? 600 जीडीपी हो गया। कुल जीडीपी कितना हो गया? 600। केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल करना, जीडीपी के अंदर केवल अंतिम वस्तुएं शामिल होती है। बेटा कौन सी वस्तुएं शामिल होती है? अंतिम वस्तुएं जो पैक वैक होकर बन चुकी है, जिनके अंदर और मूल्य परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उनको बोलते हैं अंतिम वस्तुएं हम। ठीक है, तो जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक वस्तु की कीमत बार बार ना जोड़ी जाए। यदि गेहूं से आटा और फिर आटे से रोटी बनाई जाती है तो जीडीपी में केवल रोटी के अंतिम मूल्य की गणना की जाएगी। जीडीपी में केवल अंतिम मूल्य की गणना की जाती है बच्चा, केवल अंतिम मूल्य की गणना की जाती है जीडीपी के अंदर। एक निश्चित समय अवधि में गणना, 1 साल के अंदर गणना की जाएगी, 1 साल में ही किया जाएगा। तो जीडीपी की गणना सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। इससे पता चलता है कि उस वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हुआ और विकास की गति क्या रही है। ठीक है, मुद्रा के रूप में मूल्यांकन, जीडीपी को हमेशा मुद्रा के रूप में मापा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वस्तु और सेवाओं की मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए उन्हें समान इकाई में मापने के लिए उनकी कीमतों को जोड़ा जाता है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखोगे? तो इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की आर्थिक प्रगति को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह देश में 1 वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। जीडीपी की गणना से सरकार और अर्थशास्त्रियों को यह समझने में मदद मिलती है कि अर्थव्यवस्था का विकास किस दिशा में हो रहा है। ठीक है, तो जीडीपी क्या करता है? किसी देश की विकास की गति को बताता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 बोला संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में अंतर करना है। क्या करना है? संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में अंतर करना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाले लोगों को उनकी प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, एक संगठित क्षेत्रक और एक असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक वह होता है जहां कार्य सरकार के नियमों और कानूनों के अनुसार होता है। संगठित क्षेत्र में जो भी कार्य होगा किसके अनुसार होगा? सरकार के नियमों और कानूनों के अनुसार होगा। जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसे नियमों का पालन नहीं होता है। इन दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों की स्थिति, वेतन और सुविधाएं काफी अंतर होती है। चलिए बात करते हैं नियम और कानून की। पहला अंतर क्या आता है? नियम और कानून को लेकर। तो संगठित क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं सरकार के नियमों और कानूनों को क्या करती है? पालन करती है। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र में अधिकतर कार्य बिना किसी सरकारी नियम के ही क्या होते हैं? पालन किए जाते हैं। ठीक है, बिना नियम के ही क्या कर दिया जाएगा? असंगठित क्षेत्र में काम किया जाएगा। सरकारी कार्यालय, बैंक, बड़ी कंपनियां संगठित क्षेत्र में आती है, जबकि छोटी दुकानें और घरेलू कामकाज की असंगठित क्षेत्र में आती है। वेतन और नौकरी का देख लेते हैं। तो भाई संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को एक निश्चित वेतन मिलता है और नियमित आय मिलता है और नौकरी की सुरक्षा मिलती है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र होता है उसमें श्रमिकों को अनियमित वेतन मिलता है और नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। जब मर्जी तब तुम्हें क्या कर देंगे? निकाल देंगे प्राइवेट सेक्टर से। सामाजिक सुरक्षा देखते हैं, किसमें सामाजिक सुरक्षा मिलता है, किसमें नहीं मिलता है। तो संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को कई प्रकार की सामाजिक सुरक्षाएं मिलती है, जैसे पेंशन मिलता है, चिकित्सा सुविधाएं मिलती है, छुट्टियां मिलती है, भविष्य निधि मिलती है। असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार की कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कार्य की परिस्थितियां अगर देखा जाए तो संगठित क्षेत्र में कार्य की परिस्थितियां अपेक्षाकृत सुरक्षित और बेहतर होती है। संगठित क्षेत्र में अगर आप कार्य करोगे तो आपको परिस्थितियां कैसी मिलेंगी? काफी बेहतर मिलेंगी। जबकि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने की परिस्थितियां अक्सर असुरक्षित और कठिन होती है। ठीक है, श्रमिकों की संख्या देखा जाए तो भारत में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या कम है, जबकि असंगठित क्षेत्र में ज्यादा है। ठीक है, निष्कर्ष क्या लिखोगे? इस प्रकार संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं मिलती है, जबकि असंगठित क्षेत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
तो अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य अंतर करना है। हमें क्या करना है? अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य अंतर करना है। तो परिचय में क्या लिखोगे? अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाली संस्थाओं को उनकी स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक निजी क्षेत्र हो गया, एक सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। निजी क्षेत्र में संस्थाएं निजी स्वामित्व वाली कंपनियों के पास होती है। निजी क्षेत्र किसके पास होती है? निजी स्वामित्व वाले व्यक्तियों के पास होती है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में संस्थाओं का वास्तविक और नियंत्रण सरकार के पास ही होता है। ठीक है, चलिए स्वामित्व में देखा जाए तो निजी क्षेत्र में जो स्वामित्व होता है किसी एक कंपनी या किसी संगठन का होता है। इसके विपरीत जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो स्वामित्व होता है सरकार का होता है। निजी कंपनियां निजी क्षेत्र का उदाहरण है, जबकि सरकारी बैंक और सरकारी कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। इनका उद्देश्य, निजी क्षेत्रों का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना। क्या करना? लोगों का कल्याण करना। निर्णय लेने की प्रक्रिया, तो निजी क्षेत्र में निर्णय बहुत जल्दी और स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें निजी स्वामित्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो निर्णय होते हैं सरकार के नियमों और कानूनों के आधार पर ही लिए जा सकते हैं। पूंजी का स्रोत देखा जाए तो निजी क्षेत्र में जो पूंजी रहेगा, ठीक है, निजी क्षेत्रों में जो पूंजी रहेगा वो कौन निवेश करेगा? निजी कंपनी निवेश करेगी। ठीक है, शेयर धारक निवेश करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में जो पूंजी का जो प्रबंधन होगा सरकार के द्वारा किया जाएगा। समाज के प्रति किसकी जिम्मेदारी होती है? सार्वजनिक क्षेत्र का समाज के विकास और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा कार्य करती है। निजी क्षेत्र का ऐसा कुछ भी नहीं है। निजी क्षेत्र केवल क्या चाहती है? लाभ कमाना और कंपटीशन करना। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखोगे? इस प्रकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही देश के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निजी क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा देता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र समाज के कल्याण और आवश्यकताओं को उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थे आपके इकोनॉमिक्स के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के। ठीक है ना, मैं गारंटी बोल रहा हूं आपको इस वीडियो से इकोनॉमिक्स सेक्शन के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पक्का से पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, और इससे पहले मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के भी 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आपने देख लिया तो उसको भी आप देख लेना। ठीक है ना, तो तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतर कंटेंट के साथ। ठीक है ना, अपना सपोर्ट बनाए रखना हम पर। ठीक है ना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए 1000 टॉप क्या है? मोटिवेशन है। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज देना। ठीक है, मिलते हैं जल्द।